हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2 क्लास 11 के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया और खत्म भी हो गए। उस चैप्टर से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरह का डाउट भी सॉल्व किया था, फोन करके और मैसेज करके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी हमसे पूछे थे। उसी को देखते हुए आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम लोग क्लासिफिकेशन पहले ही समझ चुके हैं। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं और जिसको आप आसानी से सॉल्व भी कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही इजी चैप्टर है अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लें तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था, और हमने ये बोला था कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करके रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सेम प्रोसेस, यानी कि इसमें भी लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यानी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्या करते हैं, हम लोग कैटेगराइज करते हैं और उनको उन ग्रुप्स में रखते हैं ताकि जब भी हमें स्टडी करना हो तो हम आसानी से उनके बारे में पढ़ सकें। क्लासिफिकेशन इसीलिए ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल स्टडी कर लें और इजी वे में उसके बारे में स्टडी कर लें, क्योंकि हमारे पास जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कितना है? 1.8 मिलियन। ठीक, आज से हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते हुए जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपके छोटे से छोटे सवाल का भी क्वेश्चन इस लेक्चर से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको मैं मिटाता हूं। इसके आगे इसमें दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। एक कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में और दूसरे में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में हम अलग अलग साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग से ही क्लासिफिकेशन किया गया था। उसके बाद जो दूसरा इसका पोर्शन आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4, 5, 6 एंड 7 के बारे में। तो वो हमारा सेकेंड लेक्चर में होगा। इस लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, इसको लेकर के हमारा ये लेक्चर है। सबसे पहला एक नाम आता है जिसको आप लोग जानते भी हो, एरिस्टोटल। इनसे तो आप चिर परिचित होंगे। एरिस्टोटल भाई साहब फादर ऑफ जियोलॉजी भी बोले जाते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोले जाते हैं। ये जो थे, इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स दिखाई दिए, इनको जितने भी प्लांट्स दिखाई दिए उन प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक को बोला हर्ब, दूसरा एक ग्रुप बनाया जिसको रखा श्रब, और तीसरा एक ग्रुप बनाया जिसको रखा ट्री। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, हर्ब, श्रब एंड ट्री में। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जितने एनिमल्स उनको दिखाई दिए, जितने भी एनिमल्स उनको दिखाई दिए, इसको भी उन्होंने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। जो फर्स्ट ग्रुप बनाया उसके अंदर उसको रखा नाम इनेमा, उसको नाम रखा इनेमा। इनेमा का मतलब होता है कि इसके अंदर उन्होंने जितने रेड ब्लड वाले थे, विथ रेड ब्लड ऑर्गेनिज्म, रेड ब्लड ऑर्गेनिजम्स जितने दिखाई दिए उनके लिए ग्रुप बनाया इनेमा। ऐसे ही जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था उनके लिए ग्रुप बनाया एनेमा, तो उनके लिए ग्रुप बना दिया एनेमा। ए का मतलब होता है विदाउट, विदाउट रेड ब्लड वाले एनेमा, विथ रेड ब्लड वाले इनेमा। तो इसमें लिख लीजिएगा विदाउट रेड ब्लड। क्लियर है? ये 2 ग्रुप उन्होंने बनाए। यही नहीं, इनेमा को फर्दर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया 2 पार्ट में।
है ना। एक को रखा उन्होंने ओविपेरी, एक नाम रखा ओविपेरी और दूसरा नाम रखा विविपेरी। नाम तो सुना ही होगा। ओविपेरी मतलब एग लेइंग एनिमल, तो जितने अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने ओविपेरी बोला, और जितने यंग वंस का प्रोडक्शन करने वाले थे, यंग वन प्रोडक्शन, तो उनको उन्होंने क्या ग्रुप दिया, विविपेरी। बस समझने के लिए आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन। तो प्लांट्स को 3 पार्ट में और एनिमल्स को उन्होंने 2 पार्ट में, इनेमा और एनेमा में क्लासिफाई किया। ये क्लियर हो गया। तो पहला नाम एरिस्टोटल को अपने दिमाग में, जहन में रखिएगा। दूसरा नाम हम जो लेने जा रहे हैं वो है बेटा बहुत ही महान आदमी जिनका नाम है, इसको मिटाते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग देखने जा रहे हैं एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है A.P.D. कैंडोले। ये भी नाम आपने सुना है। ये जो भाई साहब थे A.P.D. कैंडोले, इन्होंने क्लासिफिकेशन का ही क्लासिफिकेशन कर दिया और उन्होंने अपने थॉट से बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पूरे वर्ल्ड में पाया जा रहा है, पूरे यूनिवर्स में पाया जा रहा है, उसको हम लोग 2 अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। तो इनके हिसाब से, मतलब एपीडी कैंडोले के हिसाब से उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन आप नहीं बोल सकते उसको, उन्होंने क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करके बताया, है ना। तो उन्होंने 2 चीजें बताई। पहला जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उसका नाम दिया इंपेरिकल क्लासिफिकेशन, है ना। पहला उन्होंने जो ग्रुप बताया अपने थॉट प्रोसीजर से उसका नाम दिया इंपेरिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो बनाया उसको उन्होंने नाम दिया रेशनल क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअल में उन्होंने 2 बातें बोली। क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करके बताया कि एक हो सकता है इंपेरिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो सकता है रेशनल क्लासिफिकेशन। क्या होता है इंपेरिकल क्लासिफिकेशन? इंपेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने ये बोला कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दुनिया भर में जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर कोई मान लीजिए प्लांट है और उस प्लांट का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसके लिए ए ग्रुप बन गया। मतलब अब समझिएगा, इंपेरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ए टू जेड। तो ए टू जेड ग्रुप उन्होंने क्या किए, बना दिए। ठीक, इसमें उन्होंने कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया था। ये चीज आपको याद रखनी है। केवल नाम, जिस नाम से स्टार्ट हो रहा है, जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे उन्होंने ग्रुप्स बना दिए। तो यहां पे उन्होंने टोटल 26 ग्रुप बना दिए। टोटल कितना ग्रुप बना दिया? 26 ग्रुप, क्योंकि ए टू जेड के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने नाम दिया इंपेरिकल क्लासिफिकेशन। ये चीज हमें याद रखना है कि पूरे प्लांट किंगडम को, तो मान लीजिए कि कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? वीट है। अब इसके लिए जो ग्रुप बनाया उसका नाम है टी ग्रुप, क्योंकि वो टी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक देखिएगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म इनको मिले जो जिनका नाम एक ही लेटर से स्टार्ट होता था लेकिन उनके बीच में कोई कैरेक्टर सिमिलर नहीं था। तो ये क्लासिफिकेशन बाद में क्या हो गया, एक्सेप्टेड नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे एक ही ग्रुप के अंदर उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म डाल दिए थे जिनके बीच में आपस में कोई सिमिलरिटीज ही नहीं है। ठीक, तो पढ़ने में काफी दिक्कत होगी, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन बाद में क्या हो गया, बंद हो गया। दूसरे नंबर पे आता है रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन जो होता है, याद रखिएगा कि इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो रेशनल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसीडर किए गए और उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या करना स्टार्ट किया गया, क्लासिफाई करना स्टार्ट किया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है रेशनल क्लासिफिकेशन के अंदर, जो सबसे पहला नाम आता है, पहला जो टाइप आता है, इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल
क्लासिफिकेशन। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिकल, मतलब इसमें क्या करना था कि ऑर्गेनिज्म के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना था, यानी कि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, पहला मान लीजिए स्पाइसेज, मसाले वाले प्लांट। तो मसाले वाले में टर्मरिक आ जाएगा, है ना, क्लोव, है ना, ETC। ठीक, पहला ग्रुप बना जिसके अंदर सारे मसाले वाले प्लांट्स को एक पास रख दिया गया, स्पाइसेस वाले प्लांट्स को एक पास रख दिया गया। ऐसे ही ऑयल यील्डिंग प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, जितने भी प्लांट से ऑयल निकाला जाता था उनको एक ग्रुप बना दिया गया। अब इसमें मान लीजिए रख दिए कोकोनट, सनफ्लावर, और ले लो सोयाबीन। ये सारे एग्जांपल किसमें रख दिया हम लोग? ऑयल यील्डिंग प्लांट के अंदर। तीसरा मान लीजिए हमने ले लिया, तीसरा मान लीजिए ले लिए मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स में है, अब इसमें भी एक नाम आता है क्या? टर्मरिक। अब क्या करें भाई, टर्मरिक यहां भी है, टर्मरिक यहां भी है। या तो हम उसको मसाले में यूज नहीं करेंगे, या तो हम उसका मेडिसिनल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही प्लांट दो जगह क्या कर रहा है, कंफ्यूजन हो गया। ठीक, इसके अलावा राउल्फिया, राउल्फिया भी आपका मेडिसिनल प्लांट है। फिर चौथा भी देख लो, मान लीजिए मैंने लिखा फाइबर यील्डिंग प्लांट। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट मतलब जिनसे फाइबर निकाला जाता है। अब इसमें भी मैं एक नाम लिख देता हूं, कोकोनट, कॉटन। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कोकोनट यहां ऑयल यील्डिंग में भी है और कोकोनट यहां पे फाइबर यील्डिंग में भी है। तो हम इसको या तो इसमें कंसीडर करें या तो इसमें कंसीडर करें। एक ही प्लांट को दो जगह तो डाल नहीं सकते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। तो यहां पे क्या हुआ, जब हम लोग इकोनॉमिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए तो बहुत सारे ऐसे हमें प्लांट्स दिखे जिनका एक से ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू दिखाई देती थी। तब उसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे? तो ये भी बाद में क्या हुआ, आप मतलब ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम चला नहीं, तो इसको भी क्या कर दिया गया, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया। तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इसी में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या किया गया था, दो साइंटिस्टों का मेन नाम आता है, एक लिनियस का और एक थियोफ्रास्टस का। उन्होंने क्या किया कि यहां पे जो क्लासिफिकेशन किया, ना तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किया और ना ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया। यहां पे जो क्लासिफिकेशन हुआ वो एक या एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया। तो जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे बोला गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो लिख लीजिएगा, बेस्ड ऑन 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसीडर किए गए और क्लासिफिकेशन कर दिया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है किसका? सबसे पहला नाम आता है थियोफ्रास्टस का। थियोफ्रास्टस, आपने ये नाम सुना होगा ना। थियोफ्रास्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी, है ना। इन्होंने क्या करा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थियोफ्रास्टस ने क्या किया, प्लांट्स का हाइट कंसीडर किया और हाइट कंसीडर करके सारे के सारे प्लांट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिए, 4 पार्ट में। पहला रख दिया हर्ब, जो बहुत छोटे थे, उनसे थोड़े से बड़े अंडर श्रव, उनसे थोड़े से बड़े श्रव, और सबसे बड़े जो दिखाई दिए उनको रख दिया ट्री। तो थियोफ्रास्टस ने जितने भी प्लांट्स थे उनको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया, हर्ब, अंडर श्रव, श्रव एंड ट्री। क्लियर है? इसके अलावा उन्होंने टर्म प्रपोज किया था, टर्म, एनुअल
बाइनियल एंड पेरेनियल। ये जो टर्म है एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल, ये जो टर्म है वो पॉइंट किया था किसने? थियोफ्रास्टस ने। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ देता है कि टर्म एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल प्रपोज्ड बाय थियोफ्रास्टस। क्लियर है? एनुअल का मतलब होता है जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर हो, 1 साल हो, उनको हम लोग बोलते हैं एनुअल। बाइनियल का मतलब जिसका लाइफ स्पैन 2 ईयर हो, और पेरेनियल का मतलब होता है मोर देन 2 ईयर, यानी कि बहुत ज्यादा उनका लाइफ स्पैन है। तो जैसे ट्री हो गए पेरेनियल, है ना, श्रब हो गए आपके बाइनियल, और एनुअल में हर्ब्स आ जाते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको दिखाई दिया आर्टिफिशियल में, जिसको किया थियोफ्रास्टस ने। दूसरा, इसके अंदर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें आ जाएगा आपका एपी, उनका क्या बोलते हैं, लीनियस का। तो इसको मिटा दीजिए। दूसरे नंबर पे, इसी रेशनल में नहीं आएगा, दूसरे नंबर पे आता है कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंसीडर किया प्लांट के सेक्सुअल पार्ट को। इन्होंने क्या कंसीडर किया? प्लांट के सेक्सुअल पार्ट को। और सेक्सुअल पार्ट में भी उन्होंने क्या कंसीडर किया? स्टेमेन एंड कार्पेल। क्या कंसीडर किया? स्टेमेन एंड कार्पेल। क्लासिफिकेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले स्टेमेन के नंबर पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। इसीलिए लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी आप याद रखिएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर उन्होंने क्या किया? स्टेमेन के नंबर कंसीडर किए, नंबर ऑफ स्टेमेन। तो जैसे मान लीजिए इफ नंबर ऑफ स्टेमेन 1, अगर नंबर ऑफ स्टेमेन कितना है? 1 है, तो इसके लिए नाम दिया मोनेंड्रिया। इसके लिए नाम दिया मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया मतलब सिंगल स्टेमेन। जिस प्लांट के अंदर इफ नंबर ऑफ स्टेमेन 2, अगर नंबर ऑफ स्टेमेन कितना है? 2 है, तो नाम दिया क्या? डायएंड्रिया। ऐसे ही मान लीजिए अगर नंबर ऑफ स्टेमेन कितना है? 3 है। अब तो समझ गए होंगे आप, तो इसके लिए नाम दिया ट्राइएंड्रिया। तो ऐसे उन्होंने क्या किए? बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए, मोनोएंड्रिया, डायएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, ऐसे करके उन्होंने टोटल 23 बना दिए, 23 ग्रुप, है ना। 23 का मतलब नंबर ऑफ स्टेमेन, नो स्टेमेन। तो अगर कोई स्टेमेन नहीं है, नो स्टेमेन, तब उन्होंने नाम दिया नोनेंड्रिया। नोनेंड्रिया, नोनेंड्रिया के अंदर वो सारे उस प्लांट्स को कैटेगराइज किया जिनके अंदर कोई फ्लावरिंग स्टेज नहीं था। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइटा, एल्गी, टेरिडोफाइटा, मॉसेज, है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, सबको उन्होंने उठा करके नोनेंड्रिया के अंदर डाल दिया। तो ये पहला सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या था कि केवल उन्होंने एक ही कैरेक्टर कंसीडर किए, ओवी स्टेमेन, बाकी कैरेक्टर उन्होंने छोड़ दिए। तो ये क्या बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है? नहीं। इसीलिए इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं बोला जाता है। तो कैरोलस लीनियस का ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें समझ में आता है। अब इसके बाद हमारा जो नंबर आता है, ये इतना मिटा देता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाया है क्योंकि इसमें केवल 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसीडर किए गए हैं। दूसरे नंबर पे जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। तो 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के इसको एक्सप्लेन किया था, बेंथम एंड हुकर ने। ये कहां पे काम करते थे ये पूछा गया है। तो ये काम करते थे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। ये नाम आया भी था आप लोगों के सामने। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में ये क्या करते थे? काम करते थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो भी लोग रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर टर्म दिया जाता है क्यूरेटर। तो उनको बोला क्या जाता है? क्यूरेटर, है ना।
तो ये चीजें याद रखिएगा कि बेंथम हुकर ने सबसे पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और वो काम करते थे यहाँ पे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में, और जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करता है उसके लिए टर्म यूज होता है क्यूरेटर। क्लियर? इनका एक बुक भी है, इन्होंने एक बुक भी लिखा था जेनेरा प्लांटेरम, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जेनेरा प्लांटेरम रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। क्लियर है? अब थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम सुनिए। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या बोलता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलता है कि जो दुनिया भर में पाए जाने वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको केवल एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं, मतलब जितने भी कैरेक्टर उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल भी है, वो कैरेक्टर एनाटॉमिकल भी है, वो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी कंसीडर करेंगे, सब कुछ जितने कैरेक्टर्स होंगे सबको कंसीडर करते हुए जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि बेस्ड ऑन कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्लियर? इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा। तो कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए जब क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल। इसके अलावा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर भी आप इसमें क्या करते हो, कंसीडर करते हो। इसके अलावा आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये सब कुछ कंसीडर करते हुए जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, बेंथम हुकर ने बहुत ही इनका सबसे अभी तक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड ये क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, 202 फैमिली को क्लासिफाई किया और उन 202 फैमिली को क्लासिफाई करके 3 ग्रुप बनाए। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो केवल फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, किसके लिए दिया था, केवल फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करता है। अब यहां पे थोड़ा देखिएगा, जितने प्लांट्स उनको दिखाई दिए उन्होंने टोटल 202 फैमिलीज को क्या किया, डिवाइड किया। 202 फैमिलीज को डिवाइड किया। 202 फैमिलीज को डिवाइड करके उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का नाम उन्होंने रखा डाइकोटिलेडनी, है ना। दूसरे का नाम रखा जिम्नोस्पर्म, और तीसरे का नाम रखा मोनोकोटिलेडनी या मोनोकॉट। तो 3 ग्रुप डिवाइड किए, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। डाइकॉट के अंदर यानी कि ये जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप दिखाई दे रहा था, इसके अंदर जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो टोटल इसमें रखा 165 फैमिलीज को। इसके अंदर उन्होंने कंसीडर कितने किए, 165 फैमिलीज को कंसीडर किया। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में कितने कंसीडर किए थे, ओनली 3 फैमिलीज। तो 3 फैमिलीज को उन्होंने कंसीडर किया जिम्नोस्पर्म के केस में, और बाकी को अगर इसको आप जोड़ दो तो जो बचता है यानी कि 34 फैमिलीज वो इन्होंने कंसीडर किए थे मोनोकॉट के लिए। तो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए किया था उसके अंदर डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट को लेकर के उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पे फिर से उन्होंने क्या किया, डाइकॉट को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया था। ठीक, एक ग्रुप बनाया था पॉलीपिटेली, एक ग्रुप बनाया था पॉलीपिटेली, एक ग्रुप बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। तो 3 ग्रुप उन्होंने बनाए थे, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपिटेलिक मतलब जिसमें उन्होंने देखा कि फ्री पेटल्स हैं, उनके लिए ग्रुप बनाया था पॉलीपिटेली। गैमोपिटेली का मतलब फ्यूज्ड पेटल्स, जिनके पेटल्स आपस में फ्यूज थे उनके लिए ग्रुप बना दिया गैमोपिटेली। और मोनोक्लेमाइडी का मतलब नो पेटल्स, जिनके अंदर पेटल्स नहीं थे उनके लिए ग्रुप बन गया क्या, मोनोक्लेमाइडी। ये सब कुछ सही था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग फाइलोजेनी के बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं, मतलब एंसेस्टर्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाए, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल कर जाता है। ड्रॉबैक एक ही है, वो ड्रॉबैक ये है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम हुकर ने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया है। फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया है मतलब इवोल्यूशनरी
हिस्ट्री के बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जिसके बेसिस पे ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चलें आगे, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप पढ़े हो तो आपको फाइलोजेनी याद होगा। सबसे पहले क्या आए थे, थैलोफाइटा, है ना। थैलोफाइटा के बाद कौन आया था, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में ही दो हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। क्लियर है ना, ये हमारा सही है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइलोजेनी रूल को फॉलो करता है। लेकिन जब इसको आप देखते हो तो उन्होंने क्या किया है, डाइकॉट रखा है, फिर जिम्नोस्पर्म डाल दिया है, फिर क्या किया है, जिम्नोस्पर्म डाल दिया, फिर मोनोकॉट डाला हुआ है। तो ये जिम्नोस्पर्म यहाँ पे जो आ जाता है बीच में, ये इसको गलत कर देता है। तो इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता है। तो इसका ड्रॉबैक भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये किस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग इसको कंसीडर कर लिए। अब क्या होता है, ये आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है उसको नाम दिया जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं क्लैडिस्टिक सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैडिस्टिक सिस्टम। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो प्रॉब्लम अभी आया था उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके अंदर सबसे पहला एंगलर और प्रांटल ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया, एंगलर एंड प्रांटल। तो इन्होंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब ये क्या करते हैं, यहां पे फाइलोजेनी को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, फाइलोजेनी को। और जो चीज अभी गलत यहां पे था, जिम्नोस्पर्म को बीच में रखने वाला चीज, वो उसको क्या किया, उन्होंने सही कर दिया। यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे आइकलर का एक क्लासिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइकलर ने क्या किया था, पूरे प्लांट किंगडम को, आइकलर ने क्या किया था, पूरे प्लांट किंगडम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पूरे प्लांट किंगडम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहला ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैम्स, तो पहला बनाया क्रिप्टोगैम्स और दूसरा बनाया फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है नो फ्लावरिंग। जिस भी प्लांट के अंदर कोई फ्लावरिंग नहीं था, कोई फ्लावर स्टेज नहीं थे, उनको उन्होंने डाल दिया क्रिप्टोगैम्स में। इसमें क्या था, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और रियल फ्लावर। तो या तो प्लांट्स के अंदर आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे या रियल फ्लावर्स दिखाई देते हैं, तो उनको हम लोग डाल देते हैं फेनेरोगैम्स के अंदर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां पे क्या है, नो फ्लावर। तो इसके अंदर फिर से उन्होंने क्या किया, तीन और डिवीजन कर दिए। क्रिप्टोगैम्स के अंदर फिर से तीन डिवीजन हुआ। पहला ग्रुप उन्होंने बनाया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट, थैलो मतलब थैलस बॉडी। जिस भी प्लांट के अंदर थैलस बॉडी है, मतलब थैलस मतलब ना तो प्रॉपर रूट है, ना तो प्रॉपर स्टेम है, ना तो कोई लीफ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको बस एक बॉडी दिखाई दे रही है छोटी सी, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं थैलोफाइटा। इसके अंदर एग्जांपल आप लिख सकते हो एल्गी, है ना। तो एल्गी आप देखेंगे तो उसके अंदर कोई प्रॉपर रूट, स्टेम ये सब दिखाई नहीं देता है, तो उसको कंसिडर किया जाता है थैलोफाइटा। फिर दूसरा एक ग्रुप आया जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं था, उसको कंसिडर किया ब्रायोफाइटा, है ना, जिसके अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर पे आता है टेरिडोफाइटा, जिसको हम लोग मॉसेस भी बोलते हैं, तो मॉस प्लांट जिसको बोलते हो आप, तो ये हो गया टेरिडोफाइटा, है ना। यहां पे फेनेरोगैम्स में क्या हुआ, दो क्लासिफिकेशन हुआ। एक ग्रुप बना जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और दूसरा ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया एंजियोस्पर्म। तो नाम से पता चला जिम्नोस्पर्म का मतलब जिसके अंदर नेकेड सीड हो,
नेकेड सीड, मतलब फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन रियल फ्लावर नहीं है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट उसमें क्या ओव्यूल्स नजर आते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स इनको बोला जाता है। तो रियल में फ्लावरिंग प्लांट्स को किसको कंसिडर करते हैं? एंजियोस्पर्म्स को। एंजियोस्पर्म्स को दो पार्ट में अपन लोग क्लासिफाई करते हैं, एक आता है डाइकॉट और दूसरा आता है मोनोकॉट। कॉट का मतलब होता है कॉटिलेडन्स, है ना, तो जिसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे डाइकॉट कहलाएगा, जिसमें सिंगल कॉटिलेडन्स होते हैं उसको मोनोकॉट बोलते हैं। अब आप यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है। तो ये क्या करता है? यही कहलाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर ये तो एग्लर का था। दूसरा यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि एक क्लैडिस्टिक, इसको क्लैडिस्टिक सिस्टम क्यों बोलते हैं। यहां पे मान लीजिए मैंने एक कंसिडर किया ऑर्गेनिज्म बीजीए, नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, साइनोबैक्टीरिया। मान लेते हैं ऐसा समझाने के लिए कि आज से 50,000 साल पहले ब्लू ग्रीन एल्गी यहां पे अर्थ पे आए, अर्थ पे इनका ओरिजिन हुआ बीजीए का। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं 50 साल पहले आए, 50,000 साल पहले आए, और आज भी ये क्या है, यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज भी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी मिल रहा है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी उस टाइम पे थे वही ब्लू ग्रीन एल्गी आज के टाइम भी है। अब क्या होता है, इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी से ऐसा माना जा सकता है ओरिजिन किसका हुआ, रेड एल्गी का। तो आज से लगभग 30,000 साल पहले कौन है, रेड एल्गी। किससे ओरिजिन हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी से। ऐसा भी आप मान सकते हो कि दूसरा फियोफाइसी, यानी कि उसको क्या बोलते हो, फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी की भी ओरिजिन कहां से हुई, ब्लू ग्रीन एल्गी से। और ये मान लेते हैं 20,000 साल पहले अर्थ सरफेस पे है, ठीक। आप ऐसा भी मान सकते हो कि एक तीसरा भी ग्रुप है ग्रीन एल्गी, है ना, जो सबसे रिसेंट है। तो जो ग्रीन एल्गी है वो ग्रीन एल्गी आज से मान सकते हैं कि 10,000 साल पहले है और आज एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ऐसे समझो कि जो बीजीए 50,000 साल पहले था उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ चेंज आते गए और रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी बनते गए, और आज भी हमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी मिलते हैं। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो मैं इसी को लिखता हूं फाइलोजेनेटिक ट्री। मैं इसको क्या लिखता हूं, फाइलोजेनेटिक ट्री। ये ट्री के जैसे आपको एक दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसको कंसीडर किया जाता है फाइलोजेनेटिक ट्री। जो ट्री होता है उसमें ब्रांचेज होते हैं, यानी कि इसमें भी आपको ब्रांच नजर आ रहा है। तो हर एक ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैड। तो फाइलोजेनेटिक के ब्रांचेज जो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैड बोलते हैं। और इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे ब्रांचेस के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्लैडोग्राम। क्या बोलते हो, क्लैडोग्राम। और एक्चुअल में फाइलोजेनेटिक ट्री ही क्या कहलाता है, क्लैडोग्राम कहलाता है। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या कहलाता है, क्लैडोग्राम कहलाता है। और इसी को हम क्लैडिस्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैडिस्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो उनका अपने एंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हमें जरूर एक्सप्लेन करना होता है। और उसी रूल को फॉलो करते हुए जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब उसको कंसीडर करते हैं किसको, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये चीज हमें बराबर याद रखनी है, भूलनी नहीं है ना। अब इसके बाद ये सिस्टम खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट में आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम या एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में और भी नाम आते हैं। फॉर एग्जांपल हचिंसन का नाम आता है, तख्तजान का नाम आता है। उन्होंने भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे क्या किया था, काम किया था, जिसके बेसिस पे ये क्लासिफाई किया जाता है। अब इसमें हम लोग लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं एडेनसोनियन या फेनेटिक या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, है ना। ये एक्चुअल में सब कुछ आपको मिल जाएगा किसमें, प्लांट किंगडम में।
लेकिन चूंकि जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ ही रहे हैं तो उसी के साथ इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आपको पहले से पता रहे। अब इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं एडमसोनियन, फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। एडमसोनियन नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो पता चल गया कि एडमसोनियन क्यों रखा गया है। फेनेटिक का मतलब होता है ऑल फिनोटिपिक कैरेक्टर। जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसके सारे मॉर्फोलॉजिकल और सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे, तब बोलते हैं क्या, फेनेटिक। तो आपको पता ही चल गया होगा कि फेनेटिक का मतलब क्या है, ऑल फिनोटिपिक कैरेक्टर, ऑल एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फेनेटिक क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एडमसोनियन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये प्लांट है और इस प्लांट का ये लीफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये प्लांट का ये क्या है, लीफ है, क्लियर। इसको मैं नंबर 1 कंसीडर करता हूं, ठीक। दूसरा प्लांट मेरे पास है और इस प्लांट का आपको जो लीफ है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ये भी आपको क्या है, एक प्लांट है जो जिसका लीफ आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो प्लांट है मेरे पास, इसका भी हमारे पास लीफ है और ये लीफ आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो समझने वाली बात क्या है, अगर मैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को कंसीडर करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लीफ मार्जिन। सबके लीफ मार्जिन को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इसका जो लीफ मार्जिन है वो कैसा है, स्मूथ है। लीफ मार्जिन कैसा है, स्मूथ। इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं LS, लीफ मार्जिन स्मूथ। ये जो दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है ये वेवी नजर आ रहा है, तो लीफ मार्जिन इसका कैसा है, LW, वेवी है ना। और जो लास्ट में मैंने लिखा है इसका लीफ मार्जिन कैसा है, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 1-2, है ना। तो अगर आप कंसीडर करो तो यहाँ पे मैंने केवल 3 एग्जांपल लिए हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लीफ मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे, मॉर्फोलॉजी में आप डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लीफ मार्जिन को कंसीडर किया एक्सटर्नल कैरेक्टर के रूप में और उसके बेसिस पे जितने टाइप्स के लीफ मार्जिन हमें दिखाई दिए अलग अलग प्लांट्स में, हमने उसका क्या किया, ऐसे नंबरिंग किया, L1, L2, L3। और इन सबको ऐसे तो याद करना बहुत मुश्किल है, तो इन सबको मैंने क्या किया, डाटा के फॉर्म में कंप्यूटर में सेट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जैसे ही आप कंडीशन डालोगे लीफ मार्जिन बाइलोब्ड, तो जितने अलग अलग प्लांट्स के लीफ मार्जिन ऐसे होते हैं वो सारे सैंपल आपके सामने चले आएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इसीलिए बोला जाता है क्या, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें नंबर दिया जा रहा है L1, L2, L3, ऐसे नंबर दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पक्का एडमसोनियन क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इसका ऐसा क्यों बोला गया। तो ये लगभग क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने खत्म कर लिया, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम वाला अभी बाद में आएगा। इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। कभी कभी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है